वेलकम टू स्टडी जीके टू सक्सेस। अगर आप यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाले आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट्स जो आपकी परीक्षा में आपको बहुत मदद करेंगे। तो हमारे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान सीरीज़ का पार्ट 12 होगा ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित अनुसूची में से कौन नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों से संबंधित है। नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी से संबंधित है। तो इंग्लिश में बताऊं तो विच एमंग द फॉलोइंग शेड्यूल्स इज़ रिलेटेड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक, पहला ऑप्शन कह रहा है नौवीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल, दूसरा कह रहा है 10वीं, और तीसरा कह रहा है 11th, और चौथा कह रहा है 12th। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑप्शन डी। जो 12th शेड्यूल है यानी कि जो 12वीं अनुसूची है उसमें म्यूनसिपालिटी की जिम्मेदारियों और उसकी अथॉरिटी के ऊपर डिस्कस किया गया। उसमें वो सारी बातें डिटेल से बताई गई हैं। 9वां जो हमारा अनुसूची है उसमें एक ऐसा लिस्ट है लॉज का, लॉज मतलब कानूनों का, जो मतलब केंद्र का भी है और राज्यों का भी है। ठीक, लेकिन उसके ऊपर कोर्ट में हम केस नहीं कर सकते, कोर्ट के ऊपर हम लोग उसके ऊपर उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक, और जो 10वां शेड्यूल यानी 10वीं अनुसूची वो एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर बात करती है। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब कि दल बदलना, इसके ऊपर। अब आप ये जान जाइए फ़िलहाल के लिए जो 10th शेड्यूल है वो दल बदल के नियम के ऊपर बात करती है। ठीक, अब एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर अगर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं बनाने की कोशिश करूँगा, मैं बना दूँगा। ओके, तो जो 11वां शेड्यूल है यानी 11th शेड्यूल जो 11वीं अनुसूची, उसमें पंचायत के पावर और जो गाँवों का विकास है, ग्राम विकास है, उसके ऊपर इसमें डिटेल्स दिए गए हैं 11th शेड्यूल में। ठीक, तो हमारा आंसर क्या था? हमारा आंसर था डी, 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल में नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों का जिक्र किया गया है। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत में नागरिकता देने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके साथ है, मतलब किसके पास है नागरिकता देने की शक्ति। ठीक, इन इंडिया द पावर्स टू ग्रांट सिटीजनशिप लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके पास वो सिटीजनशिप का जो सिटीजनशिप ग्रांट करने की शक्ति किसके पास है? पहला ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट यानी कि, और दूसरा कह रहा है प्रधानमंत्री, तीसरा कह रहा है गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है राज्य सरकारी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसका जो आंसर है वो है इसका होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री जो है वो सिटीजनशिप को, जो ऑप्शन सी है होम मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के पास ये राइट्स हैं कि किसको सिटीजनशिप ग्रांट करनी है। ओके, अब आपको ये भी बता दूं कि ये किस एक्ट के ज़रिए किया गया था। जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 की थी, 1955 की जो सिटीजनशिप एक्ट थी उसके ज़रिए ये कानून बनाया गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है? सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो राइट टू प्राइवेसी है यानी जो निजता का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार में मौलिक अधिकार में इसको शामिल किया गया है। ठीक, तो किस अनुच्छेद के तहत ये किया गया है? पहला ऑप्शन कह रहा है आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18, दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 19, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 20, और चौथा ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 21। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी यानी आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21। इसमें ये मौलिक अधिकार का जो है, मौलिक अधिकार की सूची में इसको रखा गया है निजता के अधिकार को। तो किस में डिस्कस किया गया है ये? आर्टिकल 21 में, अनुच्छेद 21 में। अब बाकी के अनुच्छेद के बारे में भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि अब देखिए आर्टिकल 18 ये डील करता है हमारे एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी जो टाइटल्स मिलते हैं जैसे राजाधिराज, महाराज और मतलब बहुत सारे, तो इन सारे टाइटल्स का जो एबोलिशन है यानी इसको ख़त्म करने का काम करती है ये आर्टिकल 18। अब आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है कि ये राइट टू फ्रीडम के ऊपर बात करता है। आर्टिकल 20 वो बात करता है कि किसी एक अपराधी को, बाकी की बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ सारी चीज़ें। अब बाकी के सभी आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा आपको नॉलेज दे रहा हूँ। आर्टिकल 20 में क्या है कि ये किसी एक अपराधी को कोई अपराध करने के लिए एक बार से ज़्यादा उसे पनिश नहीं किया जा सकता। एक अपराधी को एक अपराध के लिए 2 बार
नहीं उसको पनिश किया जा सकता, उसको सिर्फ एक ही बार पनिश किया जा सकता है, ये आर्टिकल 20 कहता है। और बाकी की बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। आर्टिकल 21 जो है वो हमारा आंसर है, अनुच्छेद 21 हमारा आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक, किस अनुच्छेद के अंदर ये निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, वो है अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास शक्ति है? देखिए यहाँ पे थोड़ा इनकम्प्लीट हो गया है क्वेश्चन, आप समझिएगा कि शक्ति है माफ़ करने की, यानी कि मतलब किसी अपराधी को माफ़ करने के लिए राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत है? समझ रहे हैं आप? किसी अपराधी को माफ़ करने के लिए राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत है? ठीक, अंडर विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रेसिडेंस हैज़ पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर का मतलब यहाँ पे माफ़ करने की जो शक्ति है वो, उससे बात कर रहे हैं हम लोग। चलो, पहला ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है आर्टिकल 70, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आर्टिकल 72, तीसरा कह रहा है आर्टिकल 24 और डी कह रहा है आर्टिकल 73। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 72 यानी कि ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके तहत जो राष्ट्रपति है वो किसी अपराधी का मतलब कोई भी सज़ा जो है उसको माफ़ कर सकता है। ओके, भले ही वो अगर वो डेथ सेंटेंस हो यानी कि फांसी की सज़ा हो, उसको भी माफ़ कर सकता है राष्ट्रपति। इस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने बात किया है इस सीरीज़ में। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जाइए चैनल पर और इस सीरीज़ को फॉलो करिए, पार्ट 1 से वीडियो देखिए। ओके, और बाकी के आर्टिकल्स के बारे में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, थोड़ा आइडिया दे देते हैं। पहला जो कह रहे हैं हम लोग कि आर्टिकल 70 जो है वो डील करता है, जैसे कि अगर कोई आकस्मिकताओं में अगर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन पार्लियामेंट भी कर सकता है, इसके ऊपर बात करता है आर्टिकल 70। बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है ये आर्टिकल 70, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया, शॉर्ट आइडिया। ओके, आर्टिकल 72 जो है वो हमारा आंसर है। आप आंसर है मतलब कि उसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास ये पार्डनिंग पावर है, यानी माफ़ करने की शक्ति है। अब हमारा जो ये आर्टिकल 74 है यानी अनुच्छेद 74, इस अनुच्छेद के तहत जैसे कि मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है या एक तरीके से सहायता कर सकता है। ओके, अब आर्टिकल 73 बचा हमारा, हाँ आर्टिकल 73 बचा। तो आर्टिकल 73 के अनुसार जो संघ की कार्यकारी शक्तियों का इसमें विस्तार बताया गया है, बहुत ही डिटेल्ड है, मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है। आंसर हमारा क्या है? आंसर हमारा है आर्टिकल 72 यानी कि अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास माफ़ करने की शक्ति है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए कह रहा है वारेन हास्टिंग, ऑप्शन बी कह रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और ऑप्शन सी कह रहा है लॉर्ड क्लाइव, और डी कह रहा है लॉर्ड मैकाले। ठीक, तो जो हमारा आंसर है वो है विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मतलब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? राइट टू प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए कहता है पार्ट 3, ऑप्शन बी कहता है पार्ट 10, ऑप्शन सी कहता है पार्ट 12 और ऑप्शन डी कहता है पार्ट 14। ओके, 14 है ये। अब तो हमारा जो आंसर है वो है पार्ट 12। पार्ट 12 हमारा आंसर है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी को किस पार्ट में इंक्लूड किया गया है? वो है पार्ट 12। ओके, आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि अनुच्छेद 31 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था वो अनुच्छेद 31 के तहत इसके पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो 1978 में हुआ था वो हटा दिया गया था। मौलिक अधिकारों में से उसको हटा दिया गया था। किसको हटा दिया गया था? ये संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों से की सूची से इसको हटा दिया गया। लेकिन अब ये भाग 12 में यानी पार्ट 12 में अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद जो 300A है उसके अंतर्गत ये एक लीगल राइट है यानी एक कानूनी अधिकार है। ओके, तो हमारा क्या आंसर है? हमारा आंसर है पार्ट 12। राइट टू प्रॉपर्टी कौन से पार्ट में शामिल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? वो है पार्ट 12। इस समय जब
अमेंडमेंट हो चुका है, पार्ट 12 में ये शामिल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि कितने समय के लिए एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। फॉर हाउ मच टाइम अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। अब देखिए ये सिचुएशन हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में कवर कर चुका है। अब उसी क्वेश्चन को एक तरीके से ये अलग तरीके से बना करके दिया है। जो इस सीरीज़ को काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं उनको ये समझ में आ गया होगा कि अब देखिए इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है उसे मिनिस्टर बना दिया जाता है, मिनिस्टर बना दिया जाता है और वो किसी भी हाउस का पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का वो मेंबर नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर ही अंदर क्या कर लेना होता है कि अपने किसी भी हाउस का, ठीक, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का उसको मेंबरशिप लेना पड़ता है, नहीं तो वो मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाता है। ठीक, तो ये हमारा हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियोज़ में, आज उसी को इसने दूसरे तरीके से पूछ लिया है। और कैसे तरीके से पूछा है कि कितने महीने के लिए कोई मिनिस्टर रह सकता है। अब कितने महीने के लिए कोई रह सकता है, वो रह सकता है सिर्फ 6 महीने के लिए। अगर 6 महीने के अंदर वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बनता है तब वो हटाया जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या है, 6 महीने। अब देखिए 6 महीने कौन से ऑप्शन पर है, सी पे है। सी हमारा करेक्ट आंसर है, 6 महीने। ओके, समझ गएंगे आप लोग। ओके, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी? पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है। अब इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, लेकिन पहले देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन कहता है कि प्रधानमंत्री, दूसरा कह रहा है वित्त मंत्री, तीसरा कह रहा है गृह मंत्री और चौथा कह रहा है, वो कह रहा है कि स्पीकर। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री। ऑप्शन सी, होम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के। अब पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी जो होती है वो मतलब गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्रेस किया है उसको एक तरीके से जवाबदेही होता है। ओके, कि प्रोग्रेस क्या प्रोग्रेस किया है, मतलब उसके ऊपर ये सब मतलब देखता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्रेस किए हैं अपने कार्यकाल में। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स? ऑप्शन ए कह रहा है नगर पालिकाओं के सदस्य, बी कह रहा है पंचायतों के सदस्य, सी कह रहा है कि राज्यों की विधानसभा के सदस्य, डी कह रहा है राज्यों की विधान परिषद के सदस्य। अंग्रेजी में बोल दे कि मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, बी कह रहा है मेंबर ऑफ पंचायत, सी कह रहा है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स और डी कह रहा है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। ठीक, ऑप्शन सी हमारा है वो करेक्ट आंसर है, राज्यों की विधानसभा के सदस्य जो चुनित हैं, जो चयनित हैं। ओके, अब क्वेश्चन 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, रेल बजट किस वर्ष आम बजट से अलग किया गया था? इन विच ईयर वॉज द रेलवे बजट सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट? तो जो जनरल बजट से रेलवे बजट को कब अलग किया गया था? पहला ऑप्शन है 1921, दूसरा 1922, तीसरा 1923 और चौथा 1924। अब आंसर जो है वो है हमारा 1924। 1924 में रेलवे बजट को सेपरेट कर दिया गया था जनरल बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया था 1924 में। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है अगर जो लोग इसकी हिस्ट्री नहीं जान रहे होंगे, और कई बार होता है कि हम क्वेश्चन ही आधा अधूरा पढ़ के आंसर ढूंढने लगते हैं, कहते हैं कि आंसर गलत है। देखिए इसमें अलग किया था, क्या लिखा है कि अब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, और आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो पूरा क्वेश्चन पढ़ें और समझें अच्छे से। रेलवे बजट किस वर्ष आम बजट से अलग किया गया था? अलग कब हुआ था? 1924 में हुआ था। और कई लोग ये पढ़ेंगे नहीं, इतना ही पढ़ते हैं और आंसर देना ढूंढ लेते हैं लोग कि अब रेल बजट जो है वो आम बजट में इसको कब जोड़ा गया था, कई लोग देख लेते हैं। कई बार ये गलती देखी गई है, मैंने खुद नोटिस किया है, कई कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं, क्वेश्चन को आधा पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। तो अब आपको बता दें कि सेपरेट कब गया था? 1924 में इसको सेपरेट किया गया था। फिर से ज्वाइन कब किया गया था? इसको ज्वाइन किया गया था 21 सितंबर 2016 को मोदी गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दे दी थी कि ये जनरल बजट में इसको शामिल कर दिया जाए, रेलवे बजट को। ठीक है, तो ये 92 ईयर्स ओल्ड यानी कि
92 साल पुरानी परंपरा को तोड़ करके इन्होंने क्या किया, 21 सितंबर 2016 को रेलवे बजट को आम बजट में शामिल कर लिया। लेकिन अलग कब हुआ था? 1924 में अलग हुआ था, भूलिएगा मत, ओके, और कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।